अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में फासले तो बरकरार हैं। दोनों जमातें पीडीएम के टूटने का जिम्मेदार एक दूसरे को करार देती हैं, लेकिन आज एक तरफ पीडीएम का इजलास हुआ है और दूसरी तरफ एक अहम खबर सामने आई है। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के बैकडोर राब्तों में पेशरफ्त हुई है। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के राब्ताकार का कहना है कि इन हाउस तब्दीली के लिए हुकूमती इत्तेहादी भी तैयार हैं और ये बात नून लीग को बता दी गई है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा था कि अगर अपोजिशन मिलकर पहले उस्मान बुज़दार और फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है तो हुकूमत कल गिर जाएगी। और अब यह खबर सामने आई है और आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास भी हुआ और इजलास में नून लीग की नुमाइंदगी खुद शहबाज शरीफ ने की, जबकि नवाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज भी वीडियो लिंक से शरीक हुई। इजलास के बाद दीगर कायदीन के हमरा मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने बताया कि 21 अगस्त को इस्लामाबाद में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, 28 अगस्त को कराची में सरबराही इजलास होगा और 29 अगस्त को कराची में पीडीएम का जलसा होगा, जबकि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की जगह पीडीएम का सीनियर नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। ये क्या सूरत हाल है? इन हाउस तब्दीली की खबरों में कितनी सदाकत है? हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप मुसलसल इनकारी थे इन हाउस चेंज के लिए, क्या ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है, तादाद भी बताई है कि जी बहुत सारे हुकूमती अराकीन पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में हैं जो तहरीक अदम एतमाद के लिए राजी होंगे और नून लीग को ये बात कम्युनिकेट की गई है? देखें शाहज़े, पहली बात तो मैं ये करता चलूँ कि इन हाउस तब्दीली जो है वो कभी इस तरह से शोर डालने से या ललकारने से नहीं आती, बल्कि ये काम जो है ये बड़ी खामोशी से किया जाने वाला है और फिर ही ये कामयाब होता है। ये बात अलबत्ता गलत है कि हम इन हाउस तब्दीली के ख़िलाफ़ हैं। इन हाउस तब्दीली के अगर नंबर पूरे हो जाएं और जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पीपल्स पार्टी हासिल कर ले और हमें दिखाए कि जी ये नंबर हमारे पास हैं, तो हमारे नंबर जो हैं वो बिल्कुल हाज़िर हैं। ये तस्सर ये बात बिल्कुल गलत है कि इन हाउस तब्दीली हम ला सकते हों और हम ना लाएं। ऐसी बिल्कुल ना बात कोई पहले थी। वो ठीक है कि बाद सवालात के जवाब में जो है वो कोई बात इस तरह से हो गई, कोई बात अदरवाइज़ हो गई, लेकिन जब पंजाब हुकूमत जिस दिन गिरेगी ये आप नोट कर लें कि विद इन नेक्स्ट 10 डेज जो है ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। तो इसलिए कैसे हो सकता है कि पंजाब का नंबर हमारे पास पूरा हो जाए और उसके बाद जो है वो हम जो है वो उसके लिए तैयार ना हो। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है वो नंबर पूरा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि कितना नंबर शॉर्ट है। अगर उनके पास है, उनका किसी से रब्ता है तो वो लाएं सामने। ये तो कायरा साहब ये तो बड़ी मूवमेंट हो सकती है, बड़ी खुली ऑफर है। वो कह रहे हैं बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अब बिलावल भी कह रहे हैं, आप भी कहते रहे कि हम गिरा सकते हैं जैसी नून लीग माने पंजाब हुकूमत, और वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत गिरेगी तो फौरी तौर पर मरकजी हुकूमत गिर जाएगी, पीपल्स पार्टी नंबर शो करे। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था। एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग के दोस्तों ने हमें ये हमारी ऑफ़र कबूल की हो और हमें कहा हो प्राइवेटली, हाँ टेलीविज़न पे बैठ के ज़रूर कहा गया, प्राइवेटली बैठ के कहा हो कि यार हमें नंबर तो बताओ, मैं बात तो कराओ। और फिर ये हुआ कि मुस्लिम लीग, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ा नंबर है, हमारे पास तो नंबर है नहीं, इसलिए हम तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग इसमें लीड रोल प्ले कर सकती है और मुस्लिम लीग हमसे भी ज़्यादा लोगों से, पीटीआई से या उनके इत्तेहादियों से हमसे भी ज़्यादा राब्ते कर सकती है, हमसे भी बेहतर पोजीशन में हो सकती है। अगर इस बात पे इत्तेफाक हो जाता, इस पे इतना रिएक्शन ना होता, जिस तरह मरियम बीबी ने भी कहा, शाद खाकान साहब ने भी कहा और बहुत सारे, राना साहब ने भी कहा, राना तनवीर साहब ने और ज़ुबैर उमर साहब ने, बहुत सारे दोस्तों ने, कि हम पंजाब हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हमें सूट करती है ये गवर्नमेंट, हमें इस बात से एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था कि हम ये गवर्नमेंट अगर कोशिश संजीदगी से करें तो हम गिरा सकते हैं और मुस्लिम लीग हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है वो पंजाब में वो नंबर खड़ा करना, अगर हम कलेक्टिवली करते हैं। आज तो क्या पोजीशन आपस में बट गई। साहब कल तो ऑफर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दी है कि अब भी गिरा सकते हैं, फौरी तौर पर गिरा सकते हैं अगर नून लीग माने, तो बगैर होमवर्क के ऑफर की है क्या? देखिए, गुजारिश ये है कि
मैंने कहा कि हमने कोई नंबर ऑफ़र नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि हम इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, हमारा आज भी ख्याल है। आज से पहले ये और मजबूत था जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे थे, हुकूमत एट रन थी और लोग बिल्कुल पीटीआई के लोग जो थे हुकूमत के अंदर बैठे हुए उनके सफ़ों में उनके इत्तेहादी दाएँ बाएँ देख रहे थे। दैट वाज द बेस्ट टाइम, क्लासिकल टाइम था जब हम कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक मूव करें। अगर उस पर संजीदगी से हमारी गुजारिश सुन के और उस पर बैठ के डिस्कशन होती तो लोग भी सामने आ जाते। और फिर ये अपोजिशन का काम तो नव आजमाना होता है ना, हुकूमत को अननव करना होता है, और आपने हुकूमत को अननव कर लिया था। हमने उनका बाई इलेक्शन जीत के, हमने सेनेट इलेक्शन जीत के हुकूमत को अननव कर दिया था पीडीएम ने। फिर अनफॉर्चुनेटली हम आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी बदएतमादियाँ हो गई, आपस में लड़ पड़े, जिसका नतीजा निकला कि आज कश्मीर के अंदर भी और सियालकोट में भी, और फिर हुकूमत जो है उसको भी बगले बजाने का मौका मिल गया और वो भी नारे मारने लगे कि जी अगला इलेक्शन भी हम जीतेंगे इस तरह। तो राना साहब, अगर आपके सामने ही है, राना साहब, ये पीपल्स पार्टी का गिला यही है कि आप ही लीड कर सकते हैं, आप ही के पास नंबर है, आप ही की नीयत नहीं थी। कभी आप कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहे, जब तक मैंने ये नहीं कहा कि इनके पास नंबर है। आपने कहा नंबर इनके पास आपसे ज्यादा नंबर है, इनके अपने नंबर आपसे ज्यादा है ना, आपने कहा आपके तो नंबर कम है, ये लीड कर सकते हैं। मुस्लिम लीग, हाँ मैंने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा मुस्लिम लीग का नंबर हमसे बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली, और बड़ा थोड़ा सा मार्जिन रह जाता है। हम कलेक्टिवली कोशिश करके उस नंबर को ब्रिज कर सकते हैं, और अगर हमें उस वक्त कहा जाता तो ऐसे लोग मौजूद थे, आज भी हो सकते हैं, अगर संजीदगी से हम बात करें तो बिल्कुल। जी राना साहब। नहीं देखें, इसमें जो है वो जो नंबर इन बिटवीन है ना, यानी कोई तकरीबन 22-25 वोट रिक्वायर्ड होंगे हमें, अगर हमने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लानी है पंजाब में, और टोटल जो है वो कोई 10 का फिगर चाहिए इधर वफाक में। अब इसमें ये है कि दो चीज़ें जो हैं वो इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि वो जो ताकतवर हलके जिनको इस्टेब्लिशमेंट के नाम से याद किया जाता है, उनका जो है वो कम से कम न्यूट्रल होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। वरना आपको पता है कि अदम एतमाद की तहरीक जो मूव करता है उसने नंबर पूरा करना होता है, उसने उस दिन अपना नंबर जो है वो हाज़िर करना होता है हाउस में। यहाँ पे जिस किस्म की लाकानूनीयत है, जिस किस्म का जो है वो धकेशाही यहाँ पे चलती है, आपके पास नंबर पूरे भी हों, यानी 182 मेंबर आपके पास हों, आपके 4 मेंबर जो है वो बैठा लिए जाएँ, आगे पीछे कर लिए जाएँ, उसके बाद फिर आप करारदादें पेश करते रहें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहें, और आप जो है वो नारे लगाते रहें, लेकिन वो आपकी अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो तो फारग हो जाएगी। दूसरा ये है कि वहाँ पे जब तक पीटीआई के 10 से 12 लोग जो हैं वो हमारी तरफ ना आए, जो कि अब उम्मीद पैदा हुई थी जब ये जहांगीर तरीन साहब वाला मामला हुआ था। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है मरकज़ में भी और सूबे में भी नाराज़ था, वो राब्ते में भी आए, लेकिन अभी वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि आप अदम एतमाद की तहरीक मूव करें तो हम आपका जो है वो साथ देंगे। अब इस वक्त भी जो है वो इस बात पे नहीं है, अब इस वक्त भी वो न्यूट्रल खड़े हैं, वेट एंड सी कि हमारे साथ क्या सलूक होता है और हमें जो है वो कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। उनके पेश नज़र अपना रिलीफ है, उनके पेश नज़र कोई हुकूमत को गिराना या हमारा साथ देना नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जी हमारे पास नंबर पूरे थे और हमने कहा कि नहीं जी हमें तो बुज़दार साहब बड़े प्यारे हैं, बुज़दार साहब बड़े अच्छे हैं, तो हम तो इनको रखना चाहते हैं। ऐसी बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है। इस वक्त तो तरीन साहब खुद खतरे में पड़ गया, उनका ग्रुप, मोनी सलाई को वजारत मिल गई है, चौधरी बरादरान भी खुश नजर आते हैं। माजी में भी जब आप कह रहे हैं कि कर सकते थे तो आप तो अपना चेयरमैन सेनेट आप सारी मिलकर नहीं मुंतखब करा पाए, वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, वो भी आसानी से ले गए, तो उस वक्त भी कैसे कर लेते, आज भी कैसे कर लेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब हम आपस में, मैंने पहले क्या कहा कि जब पीडीएम इकट्ठा था तो चीज़ें और थी, गवर्नमेंट एट रन थी और अपोजिशन उसमें एट राइज थी। गुजारिश ये है, ये बात बिल्कुल राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नंबर अचानक तो ज़ाहिर नहीं हो जाता। ये बात भी दुरुस्त है
कि ताकतवर हलकों की न्यूट्रलिटी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन हम जो सियासी जद्दोजहद में हैं, हम जो आइनी हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, हम जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा आज मुस्लिम लीग का है, हमारा 50 साल से है कि इस मुल्क में आइनी हुक्मरानी होनी चाहिए, उसकी तरफ जो रुकावटें, जो इदारे, जो रवैये उसके रास्ते की रुकावट हैं, अगर हम इस ख्याल में बैठे रहें कि जी वो न्यूट्रल होंगे तो फिर तो अगले इलेक्शन में भी अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो फिर उस इलेक्शन में जाने का क्या फ़ायदा होगा। तो हमें ये एक एक्सरसाइज करनी चाहिए थी संजीदगी से। आज भी हम समझते हैं कि ये हो सकती है, ये और बेहतर होता कि अपोजिशन का आपस में तसादुम ना होता और हम उस फिजा में जाते तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी हो सकता है। और अगर फर्ज करें वही एक आखिरी जुमला शाहजेब साहब, एक जुमला शाहजेब साहब भी देखिए, गुजारिश यह है अगर उसमें वो लोग मदाखलत करते, वो हल्के मदाखलत करते तो जिस तरह माजी में वो एक्सपोज हुए, हमारा यही काम है ना, अवामी दबाव बढ़ा के, और कोई जंग लड़के तो हमने करना नहीं है, अवामी दबाव बढ़ाने का यही एक रास्ता है कि हम वो एक्सरसाइज करते, उसमें फिर मदाखलत होती, हम लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं उनको कि ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये हमारी दानिश में हो सकता है, मुस्लिम लीग की दानिश में ये दुरुस्त ना हो, हमारी दानिश में ये एक रास्त फैसला होता कि हम, अगर हमें ये खदशा था कि वो इसमें मदाखलत करेंगे, वो मदाखलत करते और एक्सपोज होते तो और हमारे लिए बेहतरी का सामान होता। कम से कम आइंदा आने वाले दिनों में इस दबाव के नतीजे में, अवामी दबाव के नतीजे में हम कोई बेहतरी का सामान कर सकते, वरना इस सोच के तहत अगर हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो फिर भी यही सूरत हाल होगी। मगर साहब सेनेट में तो अक्सरियत है ना अपोजिशन के पास, हुकूमत से ज्यादा तादाद है, सेनेट में क्यों नहीं कर लेते? एक्सपोज हो जाएंगे। अगर एक्सपोज करना है पंजाब में पूरी एक्सरसाइज करेंगे, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए, एम्बैरेस होगी, इस पे भी डिस्कशन होनी चाहिए। जी नहीं, मैं शाहजेब एक गुजारिश, पहली गुजारिश तो यह है कि हम सेनेट का इलेक्शन जीते हुए थे, चेयरमैन हमारे थे और डाका मारा गया है, वो बिल्कुल इलीगलिटी के साथ उनको आज बैठे हुए हैं चेयरमैन, वो लीगल काम नहीं था। लेकिन जो भी ये बात भी दुरुस्त है कि सेनेट के अंदर हम अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाना चाहिए, जा सकते हैं, उससे गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। जो सूरत हाल पंजाब में हाँ यहाँ से हो सकता है ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट गिरने का मतलब ये होगा कि फेडरल गवर्नमेंट गिरे, वहाँ सिर्फ ये होगा कि चेयरमैन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज चेयरमैन उनका बैठा भी रहे तो वहाँ अगर अपोजिशन की मेजॉरिटी है तो कानून साजी तो गवर्नमेंट उस तरह नहीं कर पाएगी ना, वहाँ बड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आना है। यहाँ तो एक धमाका होगा जिसके नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट भी गिरेगी। तो राना साहब ये तय समझा जाए कि ज़ाहिर आपको खुद भी लगता है कि तहरीक अदम एतमाद हो नहीं सकती। राना साहब आज आपका जो इजलास हुआ उसमें भी आगे स्टीयरिंग कमेटी होगी, फिर जलसा होगा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, पीडीएम बगैर पीपल्स पार्टी के अब वैसे भी कुछ नहीं कर सकती है, तो पीडीएम भी फारिग है और अपोजिशन भी अब 2023 के इलेक्शन पर फोकस करे। नहीं देखें शाहजेब, ये तसर मैं समझता हूँ कि ये दूर होना चाहिए और मेरे भाई कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को भी इस बात को पे यकीन करना चाहिए कि अगर नंबर पूरा हो, वो चाहे वफाक हो या पंजाब हो, बिल्कुल हमें इस हुकूमत से कतन कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि जितना हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और ये मुसलसल ये कर रहे हैं। अब अगर नैब की तरफ से जो है वो कोई अदालतों ने थोड़ा जो है वो उसका जो है वो रोका है उसको, तो अब FIA बड़ी सरगर्म है, अब एंटी करप्शन बड़ी सरगर्म है, तो इसलिए ये तसर दूर होना चाहिए। अगर ये हो सकता हुआ, नंबर पूरा हुआ तो बिल्कुल हम इसमें शामिल होंगे, हम इसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई रोकेगा तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उसे जो है वो एक्सपोज होगा और एक्सपोज जो है वो करना चाहिए। बाकी रही आज की बात, और राना साहब मैं मादरत से चाहूँगा कि अदालतें भी जो कर रही हैं, अदालतें भी, राना साहब आप साहब से बड़ी माजरत, अदालतें भी जो कर रही हैं उस पर भी हमें देखना होगा। खुर्शीद शाह साहब आज 2 साल से जेल में हैं, ना उनका रेफरेंस फाइल हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। आज भी नैब जो है वो 20-20 दिन की डेटें ले रही है, 4 उनके गवाह भुगते हैं और कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि जो बंदा 3 महीने नैब की कस्टडी में रहा, आज अगर ये कहा जाए कि वो क्यों सब जेल में बैठा हुआ है और वहाँ कंफर्टेबल है, तो इसका मतलब है उसको जेल में C क्लास में रख के उस पर तशद्दुद होना चाहिए था, उसको तकलीफ़ पे रहना चाहिए था, और कल अगर वो बरी हो जाए उसकी तकलीफ़ का कौन जिम्मेदार होगा। आज वाहिद खुर्शीद शाह बैठा है, कसूर क्या है खुर्शीद शाह का? क्यों आज अदालतें उस तरफ नहीं देख रही? सवाल तो है। नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि खुर्शीद शाह साहब का जो मामला है उसमें कोई जवाज़ नहीं है, कोई कानूनी जो है वो जवाज़ नहीं बनता कि उनको इतना अरसा जो है वो भाई कोई हॉस्पिटल में हो या कोई जेल में हो,
बात तो पाबंदी की है ना। हॉस्पिटल में क्या उनको कोई किसी ने वहाँ पे आज़ाद छोड़ा हुआ है, वहाँ पे वो कोई आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, वहाँ भी तो एक कमरे में बंद होंगे ना, तो जेल में भी एक कमरे में बंद होंगे। अगर सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको कोई सहूलत दे सकती है तो वो जेल में भी दे सकती है। मगर साहब ये तय है कि अब अपोजिशन कुछ कर हॉस्पिटल में है, इस सूरत हाल में नहीं सकती है। आप लोग खुद भी तितर बितर हैं, ना हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। नहीं कोई देखें मामला ये है, कोई तितर बितर वाली बात नहीं है। हम कौमी असम्बली में, हम पार्लियामेंट में बिल्कुल मुतहिदा अपोजिशन है। हर मामले पे ऊपर जो है वो हमारी मुशावरत भी होती है और उसके मुताबिक अमल भी होता है। पंजाब में भी जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो पार्लियामानी सतह पे पंजाब असम्बली में बिल्कुल जो है वो मुतहिदा है, इकट्ठे हैं। और बाकी जो बाहर है, देखें इस वक्त एक ही माटो है, एक ही सब का मकसद है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर होना चाहिए, आवाम की राय का एहतराम होना चाहिए और सब अदारों को आइनी हदूद के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। और हमारा ये भी दावा है कि इसके बग़ैर ये मुल्क शायद अब और ज़्यादा जो है जो दायरों में सफ़र पिछले 73-74 साल से हो रहा है, ये शायद इसको और जो है वो ज़्यादा ना खींचा जा सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। के लिए आज PDM ने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब, तहरीक अदम एतमाद की अभी भी अपोजिशन बातें कर रही है, नंबर कोई है नहीं उनके पास। आपकी पार्टी इस वक्त स्ट्रांग है, आपको सब पता है बतौर वाइस चेयरमैन के, ना मरकज़ में कोई मसला है ना पंजाब में कोई मसला है। क्या सराहियां हैं ये लोगों में, एक ये गुब्बारे छोड़े जाते हैं अपनी सियासी हैसियत और अपना सियासी बका के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई ऐसा शक व शुबा दिखाई नहीं देता। अल्लाह के फजल करम से हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो अपनी जगह पर कायम हैं। हमारी जमात के अंदर गुंजाइश है, हम एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुनते हैं, तनकीद सुनते हैं और हम उस तनकीद को सामने रख कर इस्लाह के पहलू पर भी अपने आप को गामजन करते हैं। मुझे कोई इस खबर में हकीकत दिखाई नहीं देती। और शाह साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है? अर्ज ये है कि उनका ग्रुप जो है उसमें से बहुत से लोग जब जैसे जैसे हकायक उनके सामने आ रहे हैं वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। यकीन जाने उन्हें, वो समझते थे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जब उनने देखा कि वो आपने देखा ना जो बहुत से लोगों ने बयानात दिए हैं हाल ही में, वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जहां पार्टी का इंटरेस्ट आएगा और इमरान खान साहब की जात पे वो किसी और को तरजीह देंगे। शाह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ शाह साहब मौजूद होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सिर्फ 20 दिन के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा और इससे पहले ही अफगान हुकूमत की महदूद रिट भी खतरे में पड़ गई है। आज ही अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को अचानक तब्दील कर दिया गया है और अफगान हुकूमत ने मुमकिना खाना जंगी की तैयारी कर ली है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह कर दिया है कि अफगान क़यादत को अपनी कौम के लिए जंग खुद लड़नी होगी। अफगान क़यादत को यकजा होना होगा, उनको अपने लिए लड़ना होगा, अपने मुल्क के लिए लड़ना होगा। अमेरिका ने जो वादे किए थे वो उन पर कायम है। फ़िज़ाई सपोर्ट फराहम करना, यकीनी बनाना कि उनकी फ़ोर्स फ़ाल और काबिल अमल रहे, उनकी फोर्सेस को राशन और साजो सामान फराहम करना और उनकी तमाम तनख्वाहें अदा करना। लेकिन उन्हें लड़ना पड़ेगा। मेरा ख्याल है वो अब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें सियासी तौर पर आला सतह पर यकजा होना होगा और हम अपनी बात पर कायम रहेंगे और मुझे अमरीकी अफवाज वापस बुलाने के अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। अफगानिस्तान में मुमकिन खाना जंगी के पेश नज़र अफगान सदर अशरफ गनी शहरियों को मुसल्लह करने और वॉर लॉर्ड्स के साथ मिलकर काम करने की हिकमत अमली बना रहे हैं ताकि हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अफगान तालिबान को रोका जा सके। जबकि भारतीय मीडिया का दावा है कि तालिबान की ताकत कमज़ोर करने के लिए अफगान हुकूमत ने भारतीय एयरफोर्स से मदद की दरख्वास्त की है। यानी अफगान हुकूमत खाना जंगी के वाज़ेह असरात देख रही है। दूसरी तरफ अमरीका को भी इस हवाले से खदशात हैं। कल ही अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने वाज़ेह किया
कि दोहा में जो ममालिक मिल रहे हैं वो अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी पर जोर देंगे और सीज फायर की बात करेंगे। साथ ही वो इस अज़म का इजहार करें कि काबुल में इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा जो बज़ौर ताकत आएगी। अहम बात यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट का यह बयान कतर में ट्राइका प्लस के इजलास से पहले सामने आया है जो कल से दोहा में जारी है और ट्राइका प्लस में अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं, जबकि हाल ही में तालिबान ने चीन और रूस से अपनी सिफारतकारी को तेज़ किया है। सिर्फ यही नहीं, दोहा में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान एक पुरअमन सेटलमेंट की कोशिश जारी है, मगर अब तक इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है और अफगानिस्तान में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका खुद अफगान हुकूमत की अहलियत पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है। शाह साहब, आगे बढ़ते हुए किस तरह देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? ट्राइका प्लस का इजलास अलग हो रहा है, खुद अमेरिका कह रहा है अफगान फ़ौज से कि जी उन्हें लड़ना चाहिए, मगर वो नहीं लड़ रहे हैं। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि ज़िले पर कब्ज़ा होता जा रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि काबुल पर अनकरीब कब्ज़ा भी हो सकता है तालिबान का और अफगान हुकूमत इस वक्त ख़तरे में है। देखिए शाहजेब, इस वक्त अगर देखा जाए अददी लिहाज से जो अफगानिस्तान नेशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ज़्यादा तादाद में है। इक्विपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो दे आर बेटर इक्विप्ड। ट्रेनिंग के लिहाज से देखा जाए तो उनको साल हर साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है। ठीक, अगर देखा जाए एयर पार को देखा जाए तो उनके पास एयर पार मौजूद है। ये सब एडवांटेजेस हैं, नंबर्स भी ज्यादा हैं। अब उसके बावजूद अगर वहाँ विल नहीं है और कैपिटुलेशन है तो अब उसका इलाज आप और मैं तो तलाश नहीं कर सकते। नंबर एक। नंबर दो, देखने की बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं, देखिए कोई जंगजू तबका जब तक उसे अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी कब तक लोगों पर हुक्मरानी कर सकता है, कब तक लोगों को दबा सकता है। देखने की बात यह है कि अगर उनको इतनी आसानी से वो पेशरफ्त कर रहे हैं तो ये जो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं और उन पर जो इतनी इन्वेस्टमेंट की गई वो कहाँ गई। आज देखिए ताज्जुब की बात यह है और दुनिया ये सवाल कर रही है कि अमेरिका के, यूरोप के टैक्स पेयर का अरब डॉलर खर्च हो गया, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? अफगानिस्तान में तो गुर्बत जो है वो आसमान को छू रही है। वहाँ तो जो मतलब है जो एक छोटा तबका जो है वो अरबपति हो गया, लेकिन वहाँ के लोग तकलीफ में है, परेशानी से दो चार है। शाह साहब, अब अफगान सदर जब खुद खाना जंगी देख रहे हैं, उसकी तैयारी करने की भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान खुद कहता है कि हम पर उसके असरात होंगे, पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी हुआ है। फिर अमेरिका जब कहता है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जो पनागाहें हैं उस हवाले से वो सवाल उठाता है, तो पाकिस्तान पर इसके असरात क्या पड़ेंगे? ये सूरत हाल सारी की सारी पाकिस्तान कैसे देख रहा है कि तनकीद भी और फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी? अगर आप कहते हैं कि आप मलेशिया को कॉल देते हैं और तैयारी के लिए कहते हैं, तो क्या इससे आप वहाँ के अमन को, वहाँ के मामलात को सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? देखिए, इस वक्त बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी बुर्दबारी चाहिए। जंग आपका अगर सलूशन था तो 20 साल जब दुनिया की वहां पूरी तवज्जो थी, जहां 1.5 लाख के करीब जो नेटो की, यूएसएफ की, आईएसएफ की फोर्सेस थी, अगर तब उसका हल ना निकल सका तो अब आप मलेशिया को इकट्ठा करके इसका हल कैसे निकालना चाहेंगे? देखिए, ये वो रास्ता है आजमाया हुआ जो आगे जिस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ कहते हैं कि मदद की जाए और मसले का पुरअमन हल निकाला जाए और दूसरी तरफ लोगों को कहें आप कि मिलिशियाज खड़े करने हैं और मुकाबला करना है, तो ये तो मुतजाद बातें हैं। मैं किसी एक फरीक की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों को कह रहा हूँ कि ये मसले का देरपा हल नहीं है। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा, उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।
हम मुसलसल 3 साल से हुकूमत की तरफ से कभी तेल और कभी LNG की बदइंतजामी और अरबों रुपए के कौमी खजाने को नुकसान का मामला आवाम के सामने रखते आए हैं। 122 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत 2.5 साल में सिर्फ LNG के मामलात में कर चुकी थी। 35 अरब रुपए से जायद का नुकसान इस साल कर चुकी है, मगर हुकूमत ने पिछले साल गलती मानी, ना इस साल मानने को तैयार है। और गलती ना मानने का नतीजा यह है कि हुकूमत बार बार वही गलतियां दोहरा रही है और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। और जब हमने गुज़िश्ता बरस भी सवाल उठाया तो हुकूमत ने हमारे खिलाफ ही भरपूर मुहिम शुरू कर दी थी, मगर अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने हुकूमत की तरफ से LNG की खरीदारी में ताखीर और मुल्क को अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ गैस बहरान पैदा करने की हमारी तहकीक और प्रोग्राम में उठाए गए सवालात की तस्दीक कर दी है। साल 2020 के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने चंद माह के कार्गोस का तज्जिया किया है और रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट से यह बात सामने आई है कि दिसंबर 2020 के लिए LNG नवंबर 2020 में जाकर ऑर्डर की गई और उस वक्त $6.78 फी MMBTU की कीमत मिली। रिपोर्ट के मुताबिक यह बताना जरूरी है कि जून में यही LNG दिसंबर के सौदों के लिए $4.38 पर दस्तयाब थी, मगर इंतजामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने के तारीखी रुझान को मद्देनजर नहीं रखा और साथ साथ बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नजर रखने में भी नाकाम हुई, क्योंकि कीमतें जुलाई से अक्टूबर 2020 तक मुसलसल बढ़ रही थी। कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से LNG टेंडर किए गए और इस वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई और 7.7 अरब रुपए का नुकसान कर दिया गया। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। हमने दिसंबर में इस नुकसान के हकाइक बार बार आवाम के सामने रखे थे। दिसंबर के लिए जब नवंबर में टेंडर खोला गया तो निकला 16.9% का और हुकूमत ने खरीदे 6 कार्गो। $5.5 खुद नदीम बाबर साहब ने माने, उसकी जगह $7.25 तक का रेट मिला, यानी एक कार्गो पर $6 मिलियन का नुकसान हुआ, यानी 6 कार्गोज पर $36 मिलियन का नुकसान हुआ, यानी खुद नदीम बाबर साहब के दावे के मुताबिक 6 अरब का नुकसान। और इसी तरह का नुकसान आखिरी वक्त में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में देर करने से किया गया। अगर जुलाई में फैसला कर लिया जाता तो इस एक साल में 37 अरब रुपए बच जाते। आगे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अगस्त और सितंबर में भी 1.65 अरब रुपए के नुकसान का जिक्र है गुज़िश्ता बरस में। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 की डिलीवरी के लिए जुलाई और अगस्त में टेंडर किए गए और $2.23 और $2.29 फी MMBTU का रेट मिला। फिर अगस्त के लिए अगस्त में और सितंबर के लिए सितंबर में जाकर टेंडर किए गए तो अगस्त के लिए $3.6 और सितंबर के लिए $4.65 का रेट मिला। आगे रिपोर्ट लिखती है कि अगस्त और सितंबर के लिए भी टेंडर जुलाई में कर लेने चाहिए थे ताकि इतने कम रेट से फायदा उठाया जाता, मगर बदइंतजामी और गैर जरूरी ताखीर की वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई, जिससे मुल्क के खजाने का 1.65 अरब रुपए का नुकसान कर दिया गया। हमने ये बात भी गुज़िश्ता बरस नदीम बाबर के सामने रखी तो उन्होंने जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की तरफ से देर से डिमांड बताने पर डाल दी, मगर हमने फिर के इलेक्ट्रिक के हकाइक भी आवाम के सामने रख दिए थे और वो हकाइक वाजे कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक ने वक्त पर डिमांड बता दी थी, मगर फिर भी कौम का पैसा ज़ाया किया गया। 27 जुलाई को टेंडर किया गया और वो मिला पाकिस्तान को 27 और 28 अगस्त की डिलीवरी के लिए 5.739% पर। अगस्त में फिर एक टेंडर किया गया 15 और 16 अगस्त के लिए और वो आपको मिला 9.34% पर। तो आप अगर जुलाई में ही ये अगस्त का टेंडर भी कर लेते तो आपको 5.73% पे मिल जाता, मगर आपने अगस्त में जाके अगस्त का टेंडर किया 9.3% पर। ये तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान बनता है। कराची इलेक्ट्रिक ने शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कहा हमें और दे दें, हमने टेम्परेरली SNGPL की गैस उनको डिवर्ट की और मीनवाइल उसको रिप्लेस किया एडिशनल कार्गो से। मगर अगस्त के बाद आपने यही मिस्टेक दोबारा की। अगस्त में आपने टेंडर किया, 2 टेंडर्स मिले 12 की पे चल रहे हैं। बात तो सुन ले, सितंबर की डिलीवरी के लिए एक 7.9% पर और एक 25 से 26 सितंबर की डिलीवरी के लिए 6.9% पर। तीसरा टेंडर आपको अवेलेबल था 8.4% पर, मगर सितंबर में जाके आपने फिर दोबारा 22 और 23 सितंबर की डिलीवरी के लिए टेंडर किया 10.88% पर। फिर नीचे PLL ने ये लिखा कि SNGPL की तरफ से अचानक डिमांड आ गई थी जिसका हमें पता नहीं था और इसको फोर्स ही नहीं किया जा सकता था। फिर यही गलती और साहब फिर $5 मिलियन का नुकसान। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ शाहजेब कि जो डिमांड पावर सेक्टर देता है हम उसके हिसाब से LNG मंगवा लेते हैं। अगर कराची इलेक्ट्रिक की डिमांड नहीं शामिल थी और वो ऐड करते हैं लास्ट मिनट पे तो हम उस वक्त जो स्लॉट अवेलेबल है हमारे लिए, मगर फिर के इलेक्ट्रिक के हकाइक हमने अवाम के सामने रख दिए। हुकूमत ने जून में के इलेक्ट्रिक को 198 MMCFD LNG दी, जुलाई में 121 MMCFD LNG दी, मगर अगस्त में उससे कम
यानी सिर्फ 73 MMCFD LNG दी और सितंबर में मजीद कम यानी 66 MMCFD LNG दी। यानी अगस्त और सितंबर में के इलेक्ट्रिक की तरफ से अचानक ज्यादा डिमांड नहीं आई थी, बल्कि हुकूमत ने उल्टा जून और जुलाई के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को कम LNG फराहम की थी। और इन 2 महीने में LNG ना सिर्फ जून और जुलाई से कम दी गई बल्कि उतनी ही दी गई जितनी गुज़िश्ता बरस अगस्त और सितंबर के महीने में दी गई थी। यानी कुछ अचानक नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से हुकूमत ये दावा करे कि बिल्कुल आखिर में जाके के इलेक्ट्रिक की डिमांड का पता चला, इसलिए महंगी LNG खरीदी गई। वज़ीर आज़म अपनी टीम से पूछें कि क्यों देर से LNG ऑर्डर करके 1.5 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया गया। और अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी इस नुकसान की तस्दीक कर रही है। फिर जनवरी 2021 में भी रिपोर्ट 1.31 अरब रुपए के नुकसान का जिक्र करती है, जिसमें डिमांड पहले से बताए जाने के बावजूद देर से टेंडर किए गए, यहाँ तक कि जनवरी के कुछ स्लॉट्स के लिए सप्लायर ही नहीं मिले और दोबारा इमरजेंसी टेंडर करना पड़ा और फिर रिकॉर्ड कीमतों पर बिड्स मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ना सिर्फ 1.3 अरब रुपए का नुकसान हुआ बल्कि गैस की कमी की वजह से फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली अलग पैदा की गई। यहाँ भी ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि LNG की खरीदारी में बुरी प्लानिंग की वजह से महंगी LNG भी मिली और मुल्क गैस की कमी का भी शिकार हुआ और इंतजामिया मुल्क में ना सर्दियों की डिमांड के तारीखी रुझान को मद्देनजर रख सकी और ना ही बैनुल अक़वामी मार्केट में गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नजर रख सकी। जनवरी में बदइंतजामी का मामला भी हमने अवाम के सामने रखा। वही हुआ जिसका डर था। चंद माह पहले सस्ती LNG मिल रही थी मगर खरीदार नहीं थे। अब पाकिस्तान खरीदार है और LNG के सप्लायर्स नहीं हैं, महंगे रेट पर भी नहीं है। जब पाकिस्तान ने 10 दिसंबर को जनवरी के सौदों की बिड्स खोली तो शुरू के 20 दिन कोई सप्लायर नहीं मिला। आखिर के 10 दिनों में कतर के अलावा 20.5% से 34% के रेट पर सप्लायर्स आए। वजारत पेट्रोलियम ने फिर इमरजेंसी टेंडर किया ताकि जनवरी के शुरू के 20 दिन में गैस की कमी को पूरा किया जा सके और फिर 12 से 13 जनवरी के लिए कोई सप्लायर नहीं आया और 8 से 9 जनवरी के लिए $19.8 और $15.2 की बिड्स आई, जो अगर पिछले 3 माह की ब्रेंट तेल की औसत पर स्लोप पर देखें, परसेंटेज पर देखें तो 44% और 34% का स्लोप बनता है और LNG के स्पॉट सौदों की तारीख में आज तक का बुलंद तरीन रेट है। और अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी तस्दीक कर रही है। इसके साथ साथ अब बार बार हुकूमत की तवज्जो इस बात पर दिलाते रहे कि मुल्क में LNG की डिमांड मौजूद है मगर उसे दरामद ना करके टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मगर हुकूमत इस बात का इनकार करती रही। गुज़िश्ता सर्दियों में यह तक कह दिया कि पाकिस्तान में तो सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्तों के लिए गैस की डिमांड ज़्यादा होती है। मगर अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक टर्मिनल्स को पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की वजह से 11.3 अरब रुपए इजाफी अदा किए गए और रिपोर्ट के मुताबिक इन इजाफी चार्जेस से टर्मिनल को ज़्यादा इस्तेमाल करके बचाया जा सकता था। टर्मिनल को प्राइवेट सेक्टर को देकर पूरी कैपेसिटी पर चलाया जा सकता था मगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया जिससे मुल्क को 11.3 अरब रुपए इजाफी चार्जेस अदा करना पड़े। ये बात वाज़े हो कि हुकूमत ने टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की जिम्मेदारी गुज़िश्ता बरस इस बात पर डाल दी थी कि गैस की मुल्क में डिमांड ही नहीं है। फिर इस साल नैब पर जिम्मेदारी डाल दी कि नैब के केस की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल किया जाए। तो हमने नैब से मौक़िफ़ मालूम किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नैब ने बिल्कुल हुकूमत को टर्मिनल के इजाफी इस्तेमाल से नहीं रोका है और अब हुकूमत ने इजाफी कैपेसिटी को पूरी तरह इस्तेमाल करने का फैसला भी कर लिया है। यानी मुसलसल टर्मिनल पूरा इस्तेमाल करने का मौका ज़ाया किया गया। यही वजह है कि गुज़िश्ता बरस हमने आपके सामने रख दिया था कि कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 122 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। 2018 में LNG टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल न करने पर $45 मिलियन अदा किए। फिर 2019 और 2020 में भी टर्मिनल पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सका, पैसे ज़ाया किए गए, यानी तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान किया गया। 30 अरब रुपए का नुकसान इस साल के 9 महीने में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके किया गया। 20 अरब रुपए का नुकसान फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से इन सर्दियों में होगा। 10 अरब रुपए का नुकसान 2018 की सर्दियों में कर दिया गया। 35 अरब रुपए का नुकसान गर्मियों में सस्ती LNG मिलने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि दिसंबर में पाकिस्तान को LNG चाहिए होगी, फिर भी ऑर्डर करने में देर की गई क्योंकि पाकिस्तान अब LNG महंगी खरीद रहा है। इस वजह से 1.5 अरब रुपए का नुकसान अगस्त और सितंबर में देर से LNG खरीदने की वजह से कर दिया गया, हालांकि डिमांड का अच्छी तरह पता था। यानी मुल्क का 122 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ गलत फैसलों की वजह से और फैसलों में ताखीर की वजह से किया गया। और ये सब नुकसान इसके अलावा है जो इस दौरान गलत फैसलों की वजह से कभी बिजली ना होने और कभी गैस ना होने की वजह से मुल्क के अवाम को और इंडस्ट्री को हुआ। अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, नुकसानात का जिक्र कर रही है। इसका जवाब भी हुकूमत को देना है जो कि आमतौर पर हुकूमत देती है और ऑडिट ऑब्जेक्शंस को दूर भी कराती है। मगर इस रिपोर्ट में चंद पहलुओं का जायजा लिया गया है। गुज़िश्ता 3 सालों में बार बार इस गलत फैसलों से जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म को इसका तफसीली नोटिस लेने की ज़रूरत है क्योंकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये नहीं बताती कि क्यों गुज़िश्ता बरस तारीख के कम तरीन रेट्स पर तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए गए और कहा गया कि गैस की ज़रूरत ही नहीं है।
क्यों ट्रैफिकरा की तरफ से तवील मुद्दती मुआहदों को सस्ते मुआहदों से बदलने का मौका ज़ाया किया गया, जिससे 200 अरब रुपए की बचत हो जाती। वज़ीर आज़म को इस सब की तहकीकात कराने की ज़रूरत है, खुद कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हुकूमत का चीनी के बाद सबसे बड़ा स्कैंडल LNG है। हमने हमाद साहब को आज फिर बुलाया, उन्होंने आज फिर जवाब नहीं दिया, मगर वज़ीर आज़म ही उनसे पूछे हैं कि पिछले साल की गलतियाँ क्यों दोहराई जा रही हैं, वक्त पर डिमांड क्यों नहीं बताई जाती। PLL ने गुज़िश्ता बरस अगस्त सितंबर में बता दिया था कि हमें अचानक डिमांड बताई गई थी। 2018 के बाद भी बार बार लिखा था कि वक्त पर डिमांड बता दिया करें तो जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन के सर है। वज़ीर आज़म जब तक इस सवाल का जवाब नहीं लेंगे तो बार बार वज़ीर और मुशीर को बदलने से सूरत हाल नहीं बदलेगी। उनका स्कैंडल, उनकी हुकूमत का स्कैंडल बड़ा ही होता जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।